मौर्य क्लासेस आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चालू करेंगे पेपर नंबर 5 करने वाले हैं, बहुत डिटेल में समझाएंगे और उसका कर रहे हैं हम लोग सेक्शन सी। पेपर नंबर 5 का कर रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा और सारी चीजें आपको डिटेल में गारंटी देता हूँ, एक ही वीडियो से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं और सारी चीज़ों को बड़ा हम लोग डिटेल में समझेंगे। और बड़ा प्लीज़, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो सो प्लीज़ बड़ा सभी बच्चे कमेंट करते रहें। ठीक है, जिससे उससे मैं क्या करूँगा, सारे क्वेश्चन उसके डाउट क्लियर कर सकूँ। अगर मान लो सवाल कराते समय कोई भी सवाल अगर आपको हार्ड लगता है तो आप लोग तुरंत मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। बड़ा ये क्वेश्चन बड़ा आपका पूछा गया था, जून 2024 में पूछा गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो चैप्टर की बात हो, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन बड़ा, इसे हमें क्या करना है, डिटेल में समझना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन वगैरह हम लोग डिटेल में क्या करते हैं, समझाते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। यदि वर्ष 2014 के लिए एक वर्ग का परिवार का खर्च पात्र औसत आय आपको 25,000 दिया गया हो और यदि उसी वर्ग का 2014 का आधार वर्ष बोले तो बड़ा आधार वर्ष याद रखना हमेशा 100 होता है, ये याद रखना। तो कह रहा है कि 2016 के लिए जीवन निर्वाह का खर्च का सूचकांक कितना है, 120 हो, तो मुझे बता दो 2016 के लिए परिवार का औसत आय कितना होगा। तो क्या लिखना, देखो सबसे पहले जो चीजें दिया है उसे हमें देख के लिख लेना है। देख के लिखना तो आता है ना, देखो कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, वर्ष 2014 से औसत आय 25,000 लिखेंगे। वर्ष 2014 के लिए, ठीक है, एक वर्ग का परिवार खर्च पात्र औसत आय कितना दिया है भाई, 25,000 दिया है। बोले यहाँ तक दिया है, आगे बात करते हैं। और बोला है कि 2014 का आधार वर्ष, तो आपको पता है बड़ा 2014 का आधार वर्ष ये बड़ा कितना दिया है, इसको हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। और वो कह रहा है कि 2016 का जीवन निर्वाह का सूचकांक, जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक, खर्च का क्या बोला है, सूचकांक बोला है, सूचकांक, सूचकांक कितना दिया है, 120 दिया है। तो मुझे बताओ 2016 का औसत आय यानी कि परिवार का औसत आय, परिवार का खर्च पात्र औसत आय, खर्च पात्र औसत आय कितना होगा। यानी कहने का मतलब सिंपल सा लॉजिक है बड़ा। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, देखो बढ़िया तरीके से समझेंगे बड़ा। अगर मान लो 100 पे कह रहा है कि 25,000 है तो 120 पे कितना होगा, तो सिंपल, तो 25,000 गुणे 120 भाग देंगे बड़ा 100 से, तो कितना निकल के आएगा बड़ा, कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 30,000। कितना आंसर आएगा बड़ा, 30,000 इसका आएगा। यानी कि 2016 का 2000 क्या लिखोगे, 2016 के लिए परिवार का खर्च पात्र औसत आय कितना है बड़ा, यही लिखोगे, यही लाइन लिखोगे, 2016 के लिए वर्ष परिवार का खर्च पात्र औसत आय कितना होगा, आपका 30,000 रुपया होगा। मैडम मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप लोग ये लाइन लिख करके आपको उत्तर लिखना होगा। आप बताओ बेटा, क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कह रहा है 100 पे अगर 25,000 है तो 120 पे कितना होगा। तो हमने क्या किया, 25 का गुणा 120 से किया और 100 से हमने क्या किया, भाग दिया।
तो हमें कितना मिल जाएगा 30,000। तो यानी 2016 के लिए परिवार का खर्च पात्र औसत आय कितना होगा भाई हमारे पास, तो होगा कितना 30,000 होगा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये चीज़ें क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है, आगे क्वेश्चन समझाने में ईजी हो जाता है बड़ा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और उसे भी हम लोग डिटेल में समझेंगे, और आप लोग अच्छे से क्या करना, इसे समझते रहना बड़ा। ठीक है, अच्छे से समझते रहना, जिससे आपके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए बड़ा। और बड़ा यही क्वेश्चन आपसे और भी एक बार पूछा गया था, मार्च 23 में भी आया बड़ा, मार्च 2023 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा पढ़ते हैं बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन बड़ा ये आपका चैप्टर नंबर 2 का है, और उसके बाद ये बड़ा बोर्ड के अंदर पूछा गया था जुलाई में। कब पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और कब पूछा गया था, तो सर जुलाई 2022 में। और कब पूछा गया था, तो सर जून 2025 में। ये बड़ा आपको कितनी बार पूछा गया है, 1 2 3 बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करना बड़ा। ठीक है, सवाल में क्या लिखा है पहले समझ लेते, क्या लिखा है कि सर सहसंबंधांक का मान ज्ञात करना है। क्या बोला है, सहसंबंधांक का मान निकालना पड़ा, यानी आर की कीमत निकालना। सहसंबंधांक मतलब क्या होता है, आर। तो बड़ा आर का कीमत और कैसे लगाओगे, जब सवाल में क्या दिया हो बड़ा, कोई एक्स वाई दिया गया हो। सूत्र बनाने का टेक्निक बड़ा, जब सवाल में कोई एक्स वाई दिया गया हो, ठीक है, एस एक्स और एस वाई दिया गया हो, तो आर का सूत्र क्या बनेगा, तो आर बराबर कोवी एक्स वाई अपोन में एस एक्स इंटू एस वाई। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आर बराबर कोवी कितना दिया है भाई साहब, सर 120 दिया है। एस एक्स कितना दिया है, सर 12 दिया है। और एस वाई कितना दिया है, सर 15 दिया है। तो आर बराबर 120, 12 गुणे 15 करो बड़ा, कितना होगा, 180 होगा। तो आर बराबर कितना होगा, डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.67। यानी आर की वैल्यू कितना आएगी, आर की वैल्यू कितना आएगी, 0.67 आएगी। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा बड़ा। ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, समझते चलना, मैं चैप्टर भी बताते जा रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ते बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर जो ये बड़ा नियत संबंध देखा, ये आपको चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा गया था जुलाई 2023 में। क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद पढ़ते बड़ा। लिखा है नियत संबंध की उपयोगिता बताइए। नियत संबंध की क्या बताना है, उपयोगिता। तो बड़ा हम लोग अलग अलग इसकी उपयोगिता के बारे में समझेंगे। ठीक है बड़ा, समझ आ गया। चलिए, तो नियत संबंध के अध्ययन के लिए अलग अलग उपयोगिता निम्नलिखित है बड़ा। चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है बड़ा, कि सर दो सहसंबंधित चल के बीच में कैसा संबंध है बड़ा, विधेयात्मक संबंध है। कैसा संबंध है, विधेयात्मक संबंध है। तो पहला पॉइंट याद हो गया, दो संबंधित चलों के बीच में कैसा संबंध है, विधेयात्मक संबंध है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है बड़ा, एक बार विधेयात्मक संबंध प्रस्थापित हो जाने के बाद इसमें निरपेक्ष चर x की कीमत हमेशा सापेक्ष चर मतलब y की अज्ञात कीमत का अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बार विधेयात्मक संबंध प्रस्थापित हो जाने के बाद निरपेक्ष चर x की कीमत ज्ञात करने पर सापेक्ष चर y की कीमत अज्ञात कीमत का अनुमान प्राप्त हो जाता है। एंड पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है, निरपेक्ष चल का मूल्य में कुछ इकाइयों में परिवर्तन से चल y की कितना परिवर्तन होगा, यह नियत संबंध के अध्ययन के द्वारा हम लोग निश्चित कर सकते हैं। मतलब अगर निरपेक्ष चल x की कीमत में किसी भी x के कोई भी वैल्यू में अगर हम परिवर्तन करें तो y की वैल्यू में कितना परिवर्तन होगा वो हम नियत संबंध के आधार पे पता लगा सकते हैं। एंड पांचवा, नियत संबंध रेखा पर सापेक्ष चल की अनुमानित कीमत ज्ञात करने में होती यानी भूल को भी हम लोग जान सकते हैं कि भाई अगर हम नियत संबंध रेखा ज्ञात कर रहे हैं तो सापेक्ष चल
सापेक्ष चल मतलब y की अनुमानित कीमत ज्ञात करने में अगर कोई भूल होगी तो उस भूल को हम लोग जान भी सकते हैं। तो बड़ा 5.5 लाख 4 पॉइंट बताया, चारों 4 पॉइंट में अलग अलग पॉइंट बताया। पहले पॉइंट में विधेयात्मक क्या है बड़ा, विधेयात्मक संबंध है। दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, विधेयात्मक संबंध अगर प्रस्तापित होने के बाद निरपेक्ष चर जो ज्ञात करने की कीमत से सापेक्ष चर y की अज्ञात कीमत को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा निरपेक्ष चर x में कुछ इकाई में परिवर्तन तो y में कितना परिवर्तन होगा वो भी जान सकते हैं। और तीसरा नियत संबंध रेखा के सापेक्ष चर की अनुमानित कीमत ज्ञात करने की कोई भूलें होंगी तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो आई होप आशा करता हूँ आपको ये 4 पॉइंट बहुत ही इजी तरीके से क्या होगा समझ में आ गया होगा। इसे क्या करना है, हमें याद करना है। और कैसे याद करोगे, लिख कर याद करोगे तो ही आपको ये सारी चीजें क्या होगा अच्छे से लर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि चलित औसत की विधि में क्यों अत्यंत सिद्ध हुई है, इसकी मर्यादा हमें क्या करना है, बताना है बेटा। तो चलिए बेटा इसे समझ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या उत्तर क्या लिखा है, अल्पकालीन उतार चढ़ाव के प्रभाव को दूर करके झुकाव निश्चित करने के लिए चलित औसत की विधि का उपयोग होता है। तो चलित औसत की विधि का उपयोग कब होता है, जब अल्पकालीन उतार चढ़ाव के प्रभाव को दूर करके झुकाव ज्ञात करना होता है, तब हमें चलित औसत की विधि का उपयोग होता है। पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में अल्पकालीन उतार चढ़ाव ज्यादातर नियमित होते हैं। अल्पकालीन उतार चढ़ाव ज्यादातर क्या होते हैं, नियमित। पॉइंट नंबर 2 उसका पुनरावर्तन होता है। पॉइंट नंबर 4 भूतकाल में अनुभव अथवा अन्य साधनों से उतार चढ़ाव में परिवर्तन के समय जानकारी प्राप्त करके अनुरूप औसत ज्ञात सकते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट लिखा है। ये 3 पॉइंट में कौन कौन सी मर्यादा है, उसकी मर्यादा तो कैसे सिद्ध हुआ वो बता दिया। अब इसकी मर्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, उसकी मर्यादा हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला है, यदि चलित औसत अंतराल योग विधि न किया जाए तो यह विधि विश्वसनीय नहीं होता है। दूसरा, प्रारंभिक और अंतिम कुछ समय के लिए यह विधि झुकाव का अनुमान प्राप्त नहीं हो सकता। और तीसरा, भविष्य के अनुमान में कोई निश्चित गाणितिक सूत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये इसकी क्या है, कमियां हैं, ये इसकी क्या है, मर्यादा है। तो इसे एक बार 2 बार बड़ा अच्छे से रीड करना, समझना, आपको सारे क्वेश्चन क्या होंगे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट बड़ा मैंने आप लोग बताया था कि सर 35 नंबर और 36 नंबर का कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बड़ा आपको पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 में से मिल रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन बड़ा आप लोगों को क्या करना है, इसके कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट वीडियो आप लोगों को देखना है। बिकॉज ये चैप्टर अभी इसमें समझाऊंगा तो आपको शायद ऊपर से जाएगा, इसलिए ये दोनों चैप्टर की बड़ा मैंने एकदम कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया हुआ है और कॉन्सेप्ट वीडियो में बना के समझा रहा हूँ। इसमें गाला के सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं, ठीक है। लिबर्टी के सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, कुमार के सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, ठीक है। इन शॉर्ट बड़ा और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने क्या किया है, कवर किया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा मैं आपके लिए क्वेश्चन वीडियो ला रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखना है बेटा। अगर इसे स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हो, ऐसे 7 ही क्वेश्चन करना है तो कोई भी 7 क्वेश्चन हमको आराम से मिल भी जा रहा है। अगर नहीं करना है तो आप इसे निकाल भी सकते हो ऑप्शन में, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है 37 नंबर का क्वेश्चन का। 37 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, सारे क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। पहले क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन देखो बड़ा, n बराबर k1 0.5 है और यहाँ पर 19.5 और k2 दिया गया है। तो यहाँ पर बोला कि k1 और k2 की कीमत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और याद रखना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है बड़ा, ये आया जुलाई 2022 में आया है, ठीक है। तो कैसे करना है देखो समझो। सबसे पहले सोचो ये कौन से स्वरूप में लिखा है, तो सर ये लिखा हुआ है, ये लिखा है सामीप्य स्वरूप में बड़ा, इसमें लिखा है सामीप्य स्वरूप। सामीप्य स्वरूप का सूत्र क्या होता है, ए और डेल्टा, यानी ए बराबर क्या होगा आपका a1 और डेल्टा बराबर क्या होगा 0.5। अच्छा ये कौन से स्वरूप में लिखा है, ये लिखा है अंतराल स्वरूप में, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतराल स्वरूप। तो अंतराल स्वरूप का सूत्र क्या होता है, a माइनस डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे 19.5। तो 2-3 लाइन छोड़ देना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है बेटा a प्लस डेल्टा बराबर
K2। अब बेटा देखो, अब वैल्यू किसमें पुट करना है बेटा, तो देखो इसके अंदर वैल्यू दी है तो पहले इसके अंदर हम वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं बेटा। तो देखो बेटा ए कितना दिया है, तो सर ए को बोलेंगे K1 माइनस डेल्टा कितना दिया है 0.5 बराबर 19.5। ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, तो K1 बराबर 19.5 प्लस 0.5, तो K1 बराबर कितना होगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 20। तो यानी K1 की वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, आपका 20 आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। अब हमें निकालना है K2। तो देखो बेटा ए की जगह क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, K1 की वैल्यू कितना है बेटा 20 प्लस डेल्टा कितना दिया है सर, डेल्टा तो हमको दिया 0.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5 बराबर K2। तो बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा बेटा, यहाँ पर 20.5 बराबर K2, यानी K2 की वैल्यू कितना आ गया भाई 20.5। तो यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये चीजें क्या हो गया, क्लियर हो गया। देखो बेटा सूत्र याद होगा तो आप सारी चीजें बहुत अच्छे से कर पाओगे, अगर सूत्र नहीं याद होगा तो बेटा आपका काम नहीं चलेगा। फिर भी अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट वीडियो देखना है तो कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया बहुत डिटेल में, अगर आपको समझना है तो समझ सकते हैं। ये कौन से है बेटा, ये पार्ट 2 का चैप्टर नंबर बेटा 4 है बेटा, लिमिट चैप्टर, लक चैप्टर। अच्छे से पढ़ना, बहुत ही ईजी। अब एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, सच में कह रहा हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो बेटा, ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी क्या करते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। तो इन्हें लिमिट x टेंड्स टू 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x लिखा है बेटा। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर इसको जो लिखा है बेटा इसको वैसे के वैसे लिख दो, तो 2 अपॉन में x माइनस 2 माइनस 4 का 4, इसमें बेटा कॉमन क्या निकल रहा है, तो सर निकल रहा है एक तो x निकल रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा। क्लियर। अब उसके बाद लिखेंगे वापस से लिमिट x टेंड्स टू 2, तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या निकल रहा है, सर इसमें कॉमन निकल रहा है x माइनस 2, तो नीचे लिख देंगे x माइनस 2। अब ये बेचारा बच रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको भी साथ में यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखो बेटा ऊपर का सोल्व कैसे करोगे, सोल्व करने के लिए बेटा मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो बेटा, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला सोल्व करके दिखा रहा हूँ बेटा, इसको कैसे सोल्व करना है बेटा। देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 लिखेंगे फिर x माइनस 2 लिखेंगे बेटा, ये लिखते हैं। और बेटा मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे करना है बेटा, दोनों को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, x और x माइनस 2 लिखेंगे। अब देखो कौन सी चीजें कट रहा है बेटा, देखो सर इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा x का गुणा किसके साथ करेंगे, 2 के साथ, तो कितना आएगा 2 आएगा बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2x। क्लियर। तो यहाँ पर माइनस क्या लिखेंगे, माइनस। अब जैसे बेटा ये वाला सोल्व किया वैसे अब क्या करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ध्यान देना, यहाँ पर 4 और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2। अब इसका गुणा किसके साथ करना है भाई साहब, इसका गुणा करना है इसके साथ बेटा। तो यहाँ पर देखो कैसे आएगा बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे x और x माइनस 2। अब देखो इससे ये कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा सर, ओनली 4 बचेगा, 4। लो ये भी हो गया बेटा। अब आगे क्या करना है उसे भी ध्यान से समझ लेना बेटा। तो लिखेंगे बेटा अब यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखो बेटा इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, तो सर इसमें कॉमन निकल रहा है 2, तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ पर लिखेंगे x और x माइनस 2, ये है बेटा। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए बेटा, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है बेटा, इसको निकाल दूँ, चलो इसको मिटा देता हूँ बेटा, इसको रब कर देते अपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखो बेटा लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखो बेटा इसमें कुछ चीज़ें कट रही है सर, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अपॉन x बचेगा। अब जहाँ पर लिमिट क्रॉस हो तो वहाँ का x की जगह पे क्या रखेंगे, जहाँ पर भी x दिखाई देगा वहाँ पर क्या लिखेंगे 2, यानी 2/2, तो 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा, 1 आएगा बेटा। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये गाला के अंदर नहीं दिया गया है,
तो मैंने इसको जानबूझ के आपके लिए लिया था बेटा, जिसे मैं आपको समझा सकूं। आपका जो गाला में क्वेश्चन होगा बेटा, वो इस तरीके का क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है बेटा, वो मैं समझा रहा हूँ। बाई चांस अगर मान लो ये वाला आपको आता है और ये वाला नहीं आता तो बड़ा कंफ्यूजन, इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसकी तरह ही सेम टू सेम। क्या लिखा हुआ गाला में, ये वाला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ध्यान से देख लेना बेटा। तो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है बेटा, उसको वैसे के वैसे लिख दो 1/(x-2). यहाँ पर लिखेंगे 2। अब बेटा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन आएगा सर x, यहाँ पर आएगा x-2 आएगा बेटा। क्लियर, फिर लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंस टू 2। यहाँ पर इसका वैसे के वैसे आएगा बेटा, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बता दूँ बेटा, देखो फिर से देखो, देखो बेटा यहाँ तक आ गया, आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखो बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 लिखा है बेटा। अब बेटा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो सर इसमें कॉमन आ रहा है x-2 दोनों में सेम सेम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x-2 लिख देंगे। और ये जो x बचा है, बोला कि भाई अकेला मैं क्या करूँगा, तो इसको भी साथ में ले लिया बेटा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, टेक्निक अभी जैसे बताया था वैसे ही कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे बेटा ये वाला, कैसे सोल्व करोगे, देखो बेटा सोल्व करने की टेक्निक कर रहा हूँ। देखो 1/(x-2) लिखा है बेटा, इसका गुणा किसके साथ करना है, इसके साथ करना है बेटा, यानी x और x-2 के साथ। तो क्या करना है, इससे ये करिएगा, क्या बचेगा x का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा, ओनली 4x आएगा। पहला वाला सोल्व हो गया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब दूसरा वाला कैसे सोल्व करेंगे, तो दूसरा वाला सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब बेटा ये वाला ले, अब देखो क्या लेंगे, ये वाला बेटा, ये वाला कैसे सोल्व होगा बेटा, तो देखो बेटा लिखता हूँ बेटा 2x और x-2, इसका गुणा करेंगे बेटा x और x-2 के साथ, इसका गुणा इसके साथ करिएगा, इससे एक करिएगा बेटा, तो क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे बेटा, देखो लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 2। अब देखो x-2 से x-2 कट गया, क्या बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा x। अब जहाँ पर भी x दिखेगा वहाँ पर क्या लिखना है बेटा, 2 लिखना है। तो इसका यानी राइट आंसर बनेगा x की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से क्या होगा, समझ में आ गया हो। देखो मैंने क्या बोला, टेक्निक है बेटा, हर चीज़ों का टेक्निक से सॉल्व करोगे बेटा तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने 2 सवाल लिया और दोनों ही सवाल आपके टेक्स्ट बुक के हैं और दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने दोनों सवाल आपको करवा दिया है और दोनों सवाल अगर एग्जाम में पूछे तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड लास्ट क्वेश्चन करते बेटा सेक्शन सी के। देखो 39 नंबर वाला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर चीनी के एक कारखाने का उत्पादन खर्च आपको दिया है x², ठीक है 10 5x + 200। यदि इकाई 100 इकाई का उत्पादन हो तो सीमांत खर्च ज्ञात करने का अर्धघटन बताइए। तो बड़ा एकदम ध्यान से समझना कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले बड़ा यहाँ पर देखो क्या लिखा है, उत्पादन खर्च यानी सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे बड़ा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्पादन खर्च यानी सी बराबर x² अपॉन में 10 + 5x + 200। जब भी बड़ा सी दिया है बड़ा तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, डेरिवेटिव निकालना यानी सीमांत खर्च का। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे dc अपॉन में dx। तो बड़ा x इसका यहाँ पर कुछ नहीं, 1 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा 2x और 10 का 10 और इधर कुछ नहीं, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 5 और ओनली 4 संख्या दिया हो तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पर dc अपॉन में dx बराबर कितना आएगा 2x प्लस में 10 अपॉन में क्या आएगा 5 आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे करते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कैसे बढ़ेंगे हम लोग उसे भी क्या करेंगे अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब अगर ध्यान से देखो तो ये करता है, देखो ये 2 1 कम 2 2 पंचे 10 यानी dc अपॉन में dx यानी यहाँ पर आएगा x अपॉन में 5 प्लस में क्या आएगा 5। बोलो यहाँ तक क्लियर बड़ा, यहाँ तक क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ा हम लोग। ये जो आंसर आएगा बड़ा, ये जो आंसर आएगा इसको अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या बोला है, x की जगह पे हमें क्या रखना है, 100 रखना है। तो देखो इन्हें लिखेंगे x बराबर 100 लेने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन में 5 और प्लस क्या आएगा 5। ठीक है, तो x की जगह पे लिखेंगे बेटा 100 अपॉन में 5 प्लस 5, और बेटा 5 से 100 को काटेंगे कितना आएगा 20, यानी यहाँ पर आएगा 20 प्लस 5 कितना आएगा 25, यानी आपका राइट आंसर कितना आएगा भाई साहब 25। राइट आंसर कितना आएगा 25। और जब भी सवाल में क्या बोले अर्धघटन बोले, हमें क्या बोला 100 इकाई निकालने, तो 100 बोले तो एक बढ़ा देने का, तो अर्धघटन कैसे लिखोगे, अर्धघटन 100 बोला तो क्या बोलेंगे 101, तो लिखेंगे 101 इकाई का उत्पादन, 101 इकाई का उत्पादन का सीमांत खर्च कितना होगा भाई साहब 25 होगा। बोलो अब बताओ, क्लियर हो बेटा। इस तरीके से बेटा क्या करना है, हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट 2 का चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा, 5 चैप्टर है। बहुत इजी है, अच्छे से सॉल्व करोगे तो सारी चीज़ें क्या होगा कवर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन रह जाए, कोई चीज़ें नहीं समझ में आए, तो 120 सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और उससे अपना डाउट क्या करोगे, पूछ लोगे। अगर मेरा वीडियो सच में आप लोगों को समझ में आता है, वीडियो के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, मैं अच्छे से सारे क्वेश्चन क्या करूँगा, आपको समझाऊंगा, आपके डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई चीज़ें रह जाए तो बड़ा मुझे माफ़ करना, और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहूँगा। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले लगभग बड़ा मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्या करूँगा, क्लियर कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।